Okay, so we were discussing question number 2 from ICA IFOS module, page number 4.464. A dealer in shares received following gift without consideration. Without consideration का मतलब होता है gift. During the previous year 2021 from friend Mr. B. तो ये समझो ये नॉन रिलेटिव है. नॉन रिलेटिव मतलब सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 की टैक्सेबिलिटी आ जाएगी. Now we have to check whether the limits of section 56 subsection 2 clause 10 are hit by this particular gifts. Cash gift of 75,000 on his anniversary. Cash gift, monetary gift. This is monetary gift. आप बता दो प्लीज टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल. टैक्सेबल. क्यों सर, और कितना टैक्सेबल? 75,000. 75,000 पूरा टैक्सेबल. Why? Because it is exceeding rupees 50,000. exceeding rupees 50,000. वेरी गुड. तो ये वाला हो गया एकदम सिंपल. बुलियन, जब भी मैंने आपको बोला है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आती है वो तो 9 में की एक होनी चाहिए. सर 9 कौन से? डीजे साहब, ड्राइंग, ज्वेलरी, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्टवर्क, पेंटिंग और एसएसबी, शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड बुलियन. तो बोलो बुलियन एक मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56? है. बुलियन मतलब गोल्ड बिस्किट, गोल्ड बार, वो सारी बातें होती है. The fair market value of which is 60,000 on his birthday 19th June. कुछ ज्यादा ही अच्छा दोस्त है, बहुत सारा गिफ्ट दे रहा है. बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे 75,000 का कैश दे दिया, बर्थडे पे 60,000 का बुलियन दे दिया. बुलियन टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000, सर पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा. तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है. ये मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ गया. तो इसने अभी तक हमारे टोटल 3 टाइप के गिफ्ट होते हैं. मॉनेटरी गिफ्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी वाले गिफ्ट एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले गिफ्ट. 2 इसने ऑलरेडी दे दिया, अभी तीसरा क्यों पीछे छूटे, तो वो भी दे दिया. अ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद ऑन 1st July 2020, द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ विच इज 5 लाख रुपीज. 5 लाख रुपए का है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. और मिस्टर बी ने ये परचेस किया था 2009 में और इसने ए को दे दिया. मिस्टर बी ने ए को दे दिया विदाउट कंसिडरेशन, बिना कुछ लिए दे दिया बाबा. ये 5 लाख का प्लॉट, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीडिंग 50,000. स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो पूरा का पूरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा 5 लाख रुपीज. तो ये 3 चीजों में तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए. वो जितना मैंने बोला पहले उतना क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये आईएफओएस का है, ये इजी वाला है. सर कैश गिफ्ट 75,000 टैक्सेबल होगा क्योंकि एक्सीड्स 50,000. सिंस बुलियन इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, देयरफॉर बुलियन रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन द सेम इज टैक्सेबल सिंस द फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड 50,000. तो ये 60,000 टैक्सेबल हो गया. द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड एट फरीदाबाद रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2. पूरा का पूरा 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा. चलो सर बढ़िया. मैंने आपको पहले ही बोला था कि डीलर इन शेयर्स को हाईलाइट करके रखना क्योंकि इसलिए शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड है. अब मुझे बताओ, अगर आप पोटैटो सेल करते हैं और आज पोटैटो का मार्केट प्राइस 40 रुपए का है और तुमको अभी एक गाड़ी माल लेना है, एक ट्रक भर के माल लेना है, मार्केट प्राइस 40 रुपए का है पर केजी. तो तुम डीलर हो यार बहुत बड़े, तुम मार्केट प्राइस पे कभी खरीदते हो क्या? नहीं. क्या तुम पोटैटो मार्केट प्राइस पे खरीदते? बिल्कुल नहीं सर. तो हमारी मार्जिन कहां से आएगी? अगर ये 40 में बेचना है तो तुम 22 में खरीदोगे ताकि तुम्हारी 18 रुपए की मार्जिन हो जाएगी. क्या ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए? 40 रुपए का मार्केट का पोटैटो तुमको कोई 22 रुपए में देता है गिफ्ट? अरे सर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसको गिफ्ट थोड़ी ना क्या बोलते हैं, इसको नेगोशिएशन बोलते हैं, इसी को तो धंधा बोलते हैं. परचेस एट लो प्राइस, सेल एट हाई प्राइस and they make profit and that profit will become taxable under PGBP है. इतना तो कॉमन सेंस है ना बाबा सबके पास. खाली बात यहाँ पे क्या हो रही है कि ये पोटैटो नहीं बेच रहा, ये शेयर्स बेच रहा है. शेयर्स
तो इसके लिए शेयर स्टॉक इन ट्रेड है, कोई बड़ी बात नहीं, पीजीबीपी में टैक्स होगा। तो मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड सी हु इज आल्सो डीलर इन शेयर्स 1000 shares of X Limited at 400 each when the fair market value was 600 each। तो 200 रुपए से कम से खरीदा एक शेयर, बाप रे, और 1000 शेयर खरीदे, 1000 शेयर इंटू 200 करोगे तो 2 लाख रुपया आ जाएगा। हाँ, तो 2 लाख रुपया तो 50,000 के ऊपर है, तो ये तो टैक्सेबल हो जाता है यूजुअली गिफ्ट में, लेकिन ये यूजुअली टैक्सेबल होता है। यहाँ पे टैक्सेबल होता है, होगा क्या, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, 400 रुपए में लेके 600 में बेचा है, टैक्सेबल होगा। ये 200 रुपया प्रॉफिट टैक्सेबल होगा, लेकिन कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी। पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। हमको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, गिफ्ट टैक्सेशन इसको नहीं लगता। द डिफरेंस ऑफ 2 लाख रुपीज इन द वैल्यू ऑफ X Limited परचेस फ्रॉम सी अ डीलर इन शेयर्स इज नॉट टैक्सेबल as it represents the stock in trade। ये stock in trade है बाबा। Since Mr. A is the dealer in shares and it has been mentioned that the shares were subsequently sold in the course of his business and therefore share represents stock in trade of Mr. A, इसलिए इसको गिफ्ट टैक्सेशन लगा ही नहीं, क्योंकि हमें उन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस निकालने बोला है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल नहीं होगा। प्लीज ऐसे अज्यूम मत करो इस दुनिया में किधर टैक्सेबल नहीं होगा, पीजीबीपी में होगा, होगा टैक्सेबल, लेकिन पीजीबीपी में होगा। और पीजीबीपी का अपना कैलकुलेशन है, अलाउंस, डिसअलाउंस, डिप्रिसिएशन सब माइनस होके जो नेट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा उस चैप्टर में। बोलो ये सेकंड एडजस्टमेंट क्लियर? यस सर। यस, पहला हो गया, आईएफओएस का हो गया, पीजीबीपी का हो गया। अभी एक गेम यहां पे आने वाला है, ठीक है। फर्दर ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला गिफ्ट है, ये गिफ्ट ही है लेकिन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का है। आपको पता है मैंने बताया था गिफ्ट दो तरीके के होते हैं, विदाउट कंसिडरेशन एंड इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ये इनएडिक्वेट वाला वर्ड मैंने पढ़ा के रखा आपको, मैंने आपको मेरे अमेजॉन किंडल का एग्जांपल दिया था, जिसका मार्केट वैल्यू, जिसका एक्चुअल वैल्यू 11,000 रुपए का था। मेरे फ्रेंड्स ने मुझको वो 5,000 रुपीज का गिफ्ट मेरे से 6,000 रुपया डाल के दे दिया। तो टेक्निकली आई परचेस्ड द किंडल ओनली एट 6,000 रुपीज, बट गिफ्ट कंपोनेंट वाज रुपीज 5,000 रुपीज। वैसे मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल दिए थे कि अगर 1 लाख रुपए का ज्वेलरी में आज मार्केट में से खरीदता हूं और आपको मैं 1,000 रुपये देता हूं और बोलता हूं 99,000 इज inadequate consideration, that 99,000 is more than fair market value, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे गिफ्ट के प्रोविजंस में। अभी यहाँ पे हम उसी का ही रिलेटेड एक प्रोविजन पढ़ने वाले, जरा ध्यान दो। On 1st November 2020, Mr. A took possession of a property booked by him 2 years back। अभी पोजेशन मिला मतलब ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है, अभी इसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन इसके 2 साल पहले उसने परचेस किया था। शायद प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होगा या कुछ लीगल डिस्प्यूट होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा, तो तभी उसने 20 लाख रुपया देके ये प्रॉपर्टी परचेस किया था। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 1st November 2020 इज 32 लाख। अभी जब उसने पोजेशन लिया तभी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 32 लाख। और जब उसने बुकिंग किया था, डेट ऑफ बुकिंग इट वाज 23 लाख। देखो डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन 23 लाख का था, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 32 लाख का था। पहले इतना मुझे बता दो, दोनों, अगर दोनों में से किसी को भी आप कंपेयर करते हो, इसको कंपेयर करो या इसको कंपेयर करो, क्या इसने जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उस वैल्यू पे प्रॉपर्टी परचेस किया है? भैया जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे इसको वैल्यू परचेस, जो प्रॉपर्टी परचेस करना था, क्या उस वैल्यू पे इसने परचेस किया है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब समझते हो ना, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से मिनिमम उस प्राइस पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मिनिमम। 23 से भी कंपेयर करो तो उसने 20 में लिया है, 32 से भी कंपेयर करो तभी भी 20 लिया है, तो कम है ना उसने, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है ना उसने। यस। मार्केट से कम दिया हुआ है। एक्चुअल में ऐसा होता है क्या कभी कि अग्रीमेंट वैल्यू से कम में कभी, मतलब अपना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में प्रॉपर्टी कभी बिकती है एक्चुअल में? तो इसमें क्या इन्वॉल्व है मुझे बताओ प्रैक्टिकल, इसमें गिफ्ट इन्वॉल्व है कि ब्लैक मनी इन्वॉल्व है? ब्लैक मनी। इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व है सर, ये बाकी का ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है, इसको अक्कल नहीं था करके इसने कम वैल्यू पे किया, कम से कम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे करता, ठीक है ना। तो सर ये डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है।
अब सर इन दोनों में से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सा एक्सेप्ट करने का, तो मैंने जब आपको IFOS पढ़ाया था, आई होप यू रिमेम्बर दिस पॉइंट, और कैपिटल गेन में फिर एक बार उसका रेफरेंस आएगा ही आएगा। जब मैंने आपको IFOS पढ़ाया था, ये देखो गिफ्ट टैक्सेशन यहाँ पे, तो मैंने एक आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था यहाँ पे, याद आ रहा है आपको? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब डिफरेंट निकालना पड़ता है, किसका सर? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू माइनस जो कंसिडरेशन आपने पे किया हुआ है, और अगर वो डिफरेंस अगर 50,000 से कम है मॉनेटरी टर्म में, और या तो 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी कम है, 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन भी अगर डिफरेंस कम है, तो हम उसको टैक्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंस मॉनेटरी टर्म में 50,000 से ज्यादा है, और अगर डिफरेंस परसेंटेज टर्म में 10% से भी ज्यादा है, तो हम उसको फुल्ली टैक्सेबल करेंगे डिफरेंस वैल्यू को। सर फिर मैंने बोला डिफरेंस लेने के टाइम पे आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ अग्रीमेंट का लेंगे कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेंगे? तो मैंने बोला कि सर हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस जो देते हैं हम वो डेट ऑफ अग्रीमेंट का देने का, क्योंकि हमने जब अग्रीमेंट किया था तभी का मार्केट वैल्यू हमने चेक किया होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक किया होगा। लेकिन क्योंकि वो जेन्युइन होना चाहिए, और हम जेन्युइन तभी मानते हैं जब आपने कंसिडरेशन फुल या पार्ट पे किया है अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, ECA से या अदर प्रिस्क्राइब मोड से। अगर आपने कैश दिया है, क्रॉस चेक दिया या कुछ और दिया या कुछ नहीं दिया है, तो हम बोलते हैं फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो बाय डिफॉल्ट लेना पड़ेगा आपको। डेट ऑफ अग्रीमेंट अगर लेना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने थोड़ा तो पैसा डेट ऑफ अग्रीमेंट के टाइम पे एक्चुअल में दिया हुआ है, वो भी इस 4 मोड से। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ही पेड 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिया है, बाय अकाउंट पे ही चेक, बच गया, ठीक है ना, एट द डाउन पेमेंट एट द डेट ऑफ बुकिंग, बुकिंग मतलब जब अग्रीमेंट किया था। तो बोलो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सा वाला फाइनलाइज करो, डेट ऑफ अग्रीमेंट वाला करो कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला करो? दो में का एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फाइनल करना है मुझे, अग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन? अरे डेट ऑफ अग्रीमेंट करना पड़ेगा ना। हाँ ये वाला फाइनलाइज हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर ये 1 लाख रुपया उसने कैश में दिया होता ना, तो हमें 32 लाख ले लेते, ठीक है ना। इस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जरा आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, मुझे थोड़ा टाइम दो, 50C में ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर ध्यान दो। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तुम समझो ना तुम्हारी सिंपल भाषा में, ये मार्केट वैल्यू है और ये एक्चुअल कंसिडरेशन है। 3 लाख रुपया आपने शॉर्ट दिया हुआ है, तो मुझे बताओ पहले तो गिफ्ट टैक्सेशन में टैक्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है ये 50,000 से ज्यादा है, क्योंकि डिफरेंस कितना है मेरा यहाँ पे 23 लाख माइनस 20 लाख इज इक्वल टू 3 लाख, तो 3,50,000 से ज्यादा है ना। पहला कंडीशन 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा है ना। स्टैम्प ड्यूटी हाँ 23 लाख का है, कंसिडरेशन 20 लाख का है, तो 3 लाख का हो गया, तो ज्यादा है, ठीक है। और अभी इसका 10% निकालो, एक्चुअल कंसिडरेशन 20 लाख रुपया है, 20 लाख का 10% निकालो तो कितना हो जाता है 2 लाख रुपए। क्या ये डिफरेंस 10% से भी ज्यादा है? 10% तक होता तो गवर्नमेंट कंसेशन दे देता है, बोलता है रहने दे, लेकिन क्या परसेंटाइल टर्म में एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा ही है ना ये। अगर मैं 20 लाख का 10% लेता हूं तो 2 लाख होता है, जबकि मेरा डिफरेंस 3 लाख रुपीज का है। बोलो हाँ ये 10% से भी ज्यादा है सर, तो जितना डिफरेंस है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा? गिफ्ट वैल्यू कितना है इसमें 23 लाख का असेट अगर आपने 3 20 लाख, लाख में खरीदा, तो गिफ्ट वैल्यू कितना हो गया? 3 लाख। ने लगाया नहीं तो 3 लाख रुपीज ना। ये देखो यस सर। ध्यान दो अच्छे से, द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख as on the date of booking and actual consideration 20 lakh is taxable under section 56 subsection 2 clause 10 since the difference exceed 1 lakh rupees being the higher of 50,000 or 10% of the consideration। ये exceed 2 लाख रुपीज होना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। वो लोग ने टाइपिंग एरर किया है, पहले 5% हुआ करता था तभी का अभी तक उन्होंने किया, ये 2 लाख रुपीज कर दो तुम CA इंटर के मॉड्यूल में।
10% ऑफ कंसिडरेशन मतलब 20 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 2 लाख होता है, सिंपल कैलकुलेशन। बिंग हायर ऑफ ये वाला नंबर, इसलिए 3 लाख रुपया टैक्सेबल हो गया। बोलो समझा आपको? यस सर। हाँ, तो ये 9,35,000 आ गया टोटल आपका गिफ्ट टैक्सेशन। यहां तक मैटर किसका चालू था? गिफ्ट टैक्सेशन का। आप बोलोगे सर आप कैपिटल गेन पढ़ाते पढ़ाते गिफ्ट टैक्सेशन में कहां चले गए? होल्ड करो, एक लास्ट लाइन देखो जो क्वेश्चन ने मजाक मजाक में बोल दिया है। ऑन 1st March 2021 he sold plot of land at फरीदाबाद for 7 लाख। फरीदाबाद की बात याद आ रही है क्या आपको? 7 लाख में इसने ये प्रॉफिट, ये प्लॉट बेचा है। जो इसको किसने दिया था? मिस्टर बी ने दिया था। कभी दिया था सर? जुलाई 2020 में दिया था, इसको गिफ्ट दिया था। तभी उसकी वैल्यू 5 लाख रुपया थी। और ये 5 लाख के ऊपर हम आईएफओएस में टैक्स ले चुके हैं 1 जुलाई पे, मतलब टैक्सेबल करके रखा है हमने 1 जुलाई पे। और पूरे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर दिया नहीं है। बोला गया है कि अप्रैल 2009 में परचेस किया था, लेकिन मिस्टर बी ने कितने में परचेस किया था वो दिया नहीं है। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं हुए रहेंगे इस एग्जाम में कि यार ये गिफ्ट वाला असेट सेल किया ना। तो लोग 49(1) के एंगल से सोचते हैं कि कॉस्ट मुझे लेना है प्रीवियस ओनर का, ऐसा ही सोचते होंगे ना बच्चे। और देख पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट दिया ही नहीं है। तो बच्चों को तो बुखार आ जाता है वहां पे एग्जाम में, अरे यार अभी क्या कर दूं, क्वेश्चन ही गलत है बोल देते कुछ बच्चे उठ के कि सर क्वेश्चन ही रॉन्ग है। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर दिया ही नहीं है। अरे नालायक, मैंने क्या बोला? 49(1) कब लगता है? जब ये गिफ्ट नॉट टैक्सेबल होता है। अब ये गिफ्ट तेरे हाथ में टैक्सेबल हो गया है ना, तूने 5 लाख के ऊपर ऑलरेडी टैक्स भर दिया है बाबा। ये 5 लाख के ऊपर तूने टैक्स भर दिया आईएफओएस में। अग्री कर रहे हो कि नहीं? एकदम सिंपल कमर्शियल नॉलेज समझो यार, लॉ छोड़ दो, मारवाड़ी जैसे सोचो, दुकानदार जैसे सोचो। 5 लाख के ऊपर तुमने ऑलरेडी टैक्स भरा है। अभी वही प्रॉपर्टी तुम 7 लाख को बेच रहे हो, तो तुम्हारे हिसाब से कितने रुपए पे अभी तुमको टैक्स लगना चाहिए? 2 लाख 2 लाख के ऊपर लगना चाहिए। लेकिन ये 5 लाख रुपया तुम्हारा कॉस्ट नहीं, कॉस्ट तो तुम्हारा नील है। लेकिन सर नील थोड़ी ना क्या लेंगे, नील लेंगे तो 7 लाख रुपया फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। और 7 लाख रुपए अगर टैक्सेबल ले लेंगे तो फिर मर गए, ठीक है ना? तो डबल टैक्सेशन हो गया। तो कैपिटल गेन निकालने के टाइम पे सेल कंसिडरेशन तो 7 लाख ले लिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होता है वो डीम्ड लिया टू बी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चार्ज अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 एज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 4। ये 1 नहीं है, ये 4 है। क्या तुमको थोड़ा भी समझा मैंने क्या बोला? वो दिस इज वेरी एडवांस कैपिटल गेन। यस सर। ये 5 लाख रुपए जहां से माइनस हुआ, ये 2 लाख। सर इसको शॉर्ट टर्म लेंगे कि लॉन्ग टर्म लेंगे? बाबा ये प्रीवियस ओनर के पास जाना ही है क्या? अभी 2009 से काउंट कर रहे हैं क्या हम? नहीं, हम 1 जुलाई से काउंट कर रहे हैं। हम 1 जुलाई से काउंट कर रहे हैं, 1 जुलाई से काउंट करेंगे। और उसने मार्च में बेचा है तो एक ही साल में बेच दिया है। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों आया सर? क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ अ करंट ओनर इज लेस देन 24 मंथ। समझा आपको? यहाँ पे नोट में लिखा ही है, प्रीवियस ओनर का कंसिडर नहीं करने का, खाली करंट ओनर का कंसिडर करने का। ओके, तो मैंने आपको बोला था, याद आ रहा है क्या? कैपिटल आईएफओएस में एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है और इसको मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा था, अभी फिर से इंपॉर्टेंट मार्क करके रखता हूं। आईएफओएस जब पढ़ा रहा था तब मैंने एक क्वेश्चन नहीं करा था, क्योंकि इसका रिलेशन एक लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से मैं नहीं पढ़ा पाया था उस टाइम पे। हाँ, नहीं तो बाकी सब तो मैंने पढ़ा दिया था तभी, खाली एक लाइन को जैसे मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। उन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और कैपिटल गेन नहीं बोला था, पीजीबीपी नहीं बोला करके, वो जो शेयर्स का ट्रांजैक्शन है उसका हमने टैक्सेबल वैल्यू नहीं निकाल के दिया। वो बोलते तो वो भी निकाल के देते पीजीबीपी हेड में, ठीक है? तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से ये मैंने क्लियर कर लिया है। अभी मैं पॉज करता हूं, आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो बता।